हेलो गाइस, दिस इज विहान। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक सीरीज शुरू हो गई है। जब तक आपका रिटन एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलने वाली है। हफ्ते भर में 2 फुल मॉक पेपर हम डिस्कस करेंगे। लाइव लेक्चर्स भी आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। सुबह 8 बजे मैथ और रीजनिंग के बहुत ही प्यारी लेक्चर्स हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। अब देखिए क्वेश्चंस कहां से पुटअप हो रहा है और टॉपिक्स को देख लीजिए। नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है पुलिस कांस्टेबल के लिए, जहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। अब देखिए जब भी हम सिंधु घाटी की बात करते हैं तो यहां से बहुत कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस हाल ही में अपडेट बार टॉप 10 मैगजीन्स में हो रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको याद रखना है रावी नदी। जो मैं साथ साथ में यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा वो भी नोट डाउन करते रहना। चाहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो की जब भी बात करते हैं तो ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी। ठीक है, ये सभी हाईलाइटेड पॉइंट है। अभी कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। ये याद रख लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी। और लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगल। ये हाईलाइट है, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले भोगल। और आलमगीरपुर हिंडन नदी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये टॉप 10 मैगजीन्स में अभी क्वेश्चंस नहीं बनाए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि आलमगीरपुर जो स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिंधु घाटी टॉपिक पकड़ा, लेकिन हमने यहाँ पर टॉप 10 मैगजीन्स को भी डिस्कस कर लिया कि वहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस अभी हाईलाइट हुए हैं। हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चाहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगल नदी के किनारे स्थित है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इनफ हो गया आपके पेपर के लिए? नहीं, क्योंकि अभी एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस यहाँ पर करवा देता हूँ। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन बस्तियों से परिचित थे? आपने बहुत बार ये क्वेश्चंस भी देखा होगा कि वहां पर आपको ऑप्शंस दे दी जाते हैं, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, ठीक है, कि कौन कौन से वस्तुओं से वो परिचित थे, मिलान करिए। ठीक है, कुछ इस तरह से मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। कॉपी पेंसिल निकालिए क्योंकि एक ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक क्या है? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किन किन वस्तुओं से परिचित थे, इसका ट्रिक है गोसोता, सीटी, चला, सीटी, चला। अब देखिए गो से गोमेद, सो से सोना, और ता से तांबा, और सी से सीसा, टी से टिन, च से चांदी, और ला से लाजवर्द। ये लाजवर्द जो वस्तु है ये क्या होती है? स्टोन होते हैं, छोटे छोटे स्टोन, ठीक है, रंग बिरंगे टाइप स्टोन होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लाजवर्द, लेकिन आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है? सोना, तांबा, चांदी, ठीक है, टिन, ये सारी चीजों के साथ वो परिचित थे, यानी कि उनको मालूम था। लेकिन लोहा आपको याद रखना है कि लोहे के साथ वो अभी इतना परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन वस्तुओं से परिचित थे। गोमेद, सोना, तांबा, सीसा, टिन, चांदी और लाजवर्द। और इसका ट्रिक क्या है? गोसोता, सीटी, चला। ये याद रख लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो किन किन वस्तुओं से परिचित थे। गोसोता, सीटी, चला, सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी के लोगों के साथ जो व्यापारिक संबंध थे, मेसोपोटामिया के साथ ये व्यापारिक संबंध थे। ठीक है दोस्तों, एक और चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करवा देता हूं कि अगर हजारों स्टूडेंट्स के साथ आपने भी मॉक टेस्ट लगाने हैं और खुद को चेक करना है कि आपका ग्राफ क्या है, आपका परसेंटेज स्कोर क्या है, कितना आप स्कोर कार्ड यहां पर कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप कर लेना 16 तारीख को। और आगे जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं व्हाट्सएप कर लीजिए और साथ साथ में उनको भी अटेम्प्ट करिए।
क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन करिए। चलिए, ब्राह्मण ऐसी पुस्तकें हैं जो संबंधित हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिला। अब एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चंस क्यों पुटअप किया? क्योंकि यहां से जो टॉपिक निकल के आते हैं वो है आपके, एक आपका हो गया कि डायरेक्ट एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस पूछ लेता है कि महाकाव्य और इसके रचयिता। तो आपको क्लियर है कि जो रामायण लिखी गई है वो किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है। महाभारत किसने लिखी है? आपको क्लियर है कि महर्षि व्यास जी ने लिखी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, महाभारत की जब भी बात होती है तो जय संहिता के नाम से इसे पुकारा जाता है। महाभारत को किस नाम से पुकारा जाता है? जय संहिता। और ये भी पॉइंट हाईलाइट है। ठीक है। अब देखिए, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहा है तो एग्जामिनर क्या करेगा? आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि वेद कितने हैं। आपको क्लियर है कि वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है और यजुर्वेद है। लेकिन थोड़ा सा कई बार मॉडिफाइड भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। पूछ लेता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपको क्लियर है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है। और साथ में यह भी पूछ लेता है कि सामवेद का मतलब क्या है, यानी कि सामवेद किससे संबंधित है। आपको याद रखना है, सामवेद जो है वो भारतीय संगीत से रिलेटेड है, यानी कि भारतीय संगीत का जनक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत वाला इसे कहा जाता है, यानी कि सामवेद को। ठीक है, तो सामवेद कंफ्यूज नहीं होना है। सामवेद में हल्का से एक टोन आ रहा है, साम सॉन्ग। ठीक है, थोड़ा सा हल्का से रिलेट करो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कुछ संगीत से रिलेटेड है। ठीक है। अथर्ववेद की बात करेंगे, जितना भी जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गए, प्रेम विवाह हो गया। ठीक है, ये सारा किस में आएगा? अथर्ववेद में आता है। और ये एग्जामिनर क्वेश्चंस भी पुटअप करता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद ही एग्जामिनर का थोड़ा सा और माइंड चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको लगेगा कि अब मैं उपवेद भी पूछ लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइट पॉइंट हमेशा से रहते हैं। अब उपवेद की जब भी बात होगी तो ये भी आपको क्लियर है कि ये 4 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, धनुर्वेद है। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और मॉडिफाइड की तरफ जाए तो क्वेश्चंस में यह भी पूछा जा सकता है कि उपनिषद कितने हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2020 के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला था, जहां पे एग्जामिनर ने डायरेक्ट क्वेश्चंस डाला था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है, सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ब्राह्मण ऐसी पुस्तकें हैं जो संबंधित हैं। कर्मकांड आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए, क्वेश्चंस का टॉपिक देख लीजिए एक बार। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अकबर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही प्यारे नोट्स भी देखने को मिलते हैं, टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। मतलब एक फुल प्रिपरेशंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जाते हैं। दोस्तों, बाजार नियंत्रण पर सर्वप्रथम जो कदम था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाया गया था। क्यों? क्योंकि बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यही था कि सेना के ऊपर जो व्यय था वो किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, किस तरह से होगा, यानी कि उस टाइम की जो सेना होती थी। ठीक है। अब दोस्तों, ये उस टाइम का सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था ये अलाउद्दीन खिलजी, जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया था। और उसके बाद ही आगे आप देखते हैं कि आज जितना भी मिलिट्री फोर्सेस है तो कहीं ना कहीं ये इतिहास से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है अलाउद्दीन खिलजी का रोल। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में जो मुगल काल आएगा वो अकबर का टॉपिक अच्छे से रीड कर लेना। और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आगे अकबर के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट की फैक्ट रहेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, 13वीं शताब्दी में भारत में सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए, क्वेश्चंस का टॉपिक देख लीजिए एक बार। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अकबर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही प्यारे नोट्स भी देखने को मिलते हैं, टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं,
तो यहां पर मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे, 3 धर्म याद रख लो, एक आपका हो गया जैन, एक आपका हो गया सिख और एक आपका हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहां से भी जो भी की फैक्ट रहेंगे वो भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे आगे से आगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, जुड़े रहना है। और कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है कि इस एग्जाम को लेकर, व्हाट्सएप आप कर लीजिए, टीम के साथ डिस्कस करिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? देखिए, अब यहां पर जो क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहा है टॉप 10 मैगजीन्स में, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी देखने को मिला कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर रीड करूं और पढ़ के चला जाऊं और कुछ डिस्कस ना करवाऊं तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए मैं डिस्कस भी साथ साथ में करवा रहा हूं ताकि कुछ भी स्किप ना हो सके। भारत की संसद किस किस से बनी होती है? बताना है आप सब, इन ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोस्तों, हमारी संसद जो है वो राष्ट्रपति और 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा है और राज्यसभा है। दोस्तों, लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, ठीक है, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर ये संसद जो वो बनती है। दोस्तों, अगर जब भी हम 3 धर्मों की यहां पर बात कर ही रहे थे तो थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज क्लियर करवा देता हूं कि अभी जो माइंड में क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है और आपके एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिला कि जैन धर्म की पहली संगीति यानी कि मीटिंग कहां पे हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? जैन धर्म की जो पहली संगीति यानी कि मीटिंग थी वो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई? आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, यह हाईलाइटेड की फैक्ट है। लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रीड करने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये की पॉइंट था आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया, 6 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। वर्नल इक्विनॉक्स पर पड़ता है। अब देखिए, अगर आप ट्रिब्यून जैसे न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हैं और मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं और पेपर वगैरह डिस्कस करते रहते हैं तो आपको क्लियर है कि ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिला। इक्विनॉक्स क्या होता है? ये विषुव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विषुव। ठीक है, विषुव। अब देखिए, विषुव एक इंग्लिश वर्ड जिसको हम कहेंगे इक्विनॉक्स, ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें डे और नाइट बराबर होते हैं। क्या बात हो रही है? डे और नाइट, बड़ा और छोटा की बात नहीं हो रही है कि सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात, ये बात नहीं हो रही है। विषुव इक्विनॉक्स एक ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें डे और नाइट बराबर होते हैं। इसका मतलब ही दोस्तों ये होता है कि इक्वल, बराबर। ठीक है, अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को डे और नाइट बराबर होते हैं। मैं यहां पर बराबर, इक्वल की बात कर रहा हूं, छोटा बड़ा दिन की बात नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, अब ये डे नाइट कब कब बराबर होते हैं आपको याद रख लेना है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? आपको क्लियर है कि 21 जून होता है सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर। क्लियर हो रही हैं बातें? तो ये ऑप्शन नंबर 21 मार्च इक्विनॉक्स पर पड़ता है ये। ठीक है, तो ये दोनों ही डेट्स आपको याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कावेरी नदी किसके पश्चिमी किनारे पर निकलती है? अब देखिए, ये पॉइंट बहुत हाईलाइटेड है
रिवर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपके एग्जाम में कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। आपको याद रखना है कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, ठीक है, इतना ही आपको सिर्फ इतना याद रखना है। द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, ठीक है, किनारे पर ये निकलती है द वेस्टर्न घाट, ये याद रख लेना कावेरी नदी के बारे में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। दोस्तों पश्चिमी घाट को जो है वो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपके सही हो रहे हैं तो वेल डन, साथ साथ में मॉक टेस्ट के रूप में लगाते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे ब्यास में ब्यास सतलुज, क्वेश्चंस ध्यान से देखना। यहां पर ब्यास में ब्यास सतलुज लिंक और पोंग बांध बाली ब्यास परियोजना किसका संयुक्त उद्यम है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। ब्यास में ब्यास सतलुज लिंक, ठीक है, और पोंग बांध वाली ब्यास परियोजना किसका संयुक्त उद्यम है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल्लू। भृगु झील कहां पे है, कुल्लू में है। और बहुत सारे डाउट्स ही रहते हैं कि एचपीजी के कितना आएगा। दोस्तों ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आपको वो डालता है। आर्ट एंड कल्चर की वेटेज भी रह सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की वेटेज भी रह सकती है और करंट हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। इसलिए एचपीजी के लिए आप भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हाईलाइट भी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाहौल स्पीति। गोची उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कसौली अनुमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कसौली की बात हुई है, ऑप्शंस आपके सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोलन में। कसौली अनुमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सोलन में, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो क्वेश्चंस बनेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्या स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विद्या स्टोक्स, और हिमाचल में जो पहले नंबर के ऊपर थे वो याद कर लेना, ठीक है, यानी कि कौन पहले था, ये लिस्ट देख लेना अच्छे से, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे सुजानपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चंस है और ये एस्टैब्लिश्ड आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभय चंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं समरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहडू। समरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के रोहडू स्थान पर स्थित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। साइंस सेक्शंस यहां से शुरू होगा। पुष्प के अध्ययन को कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन आजकल ये पूछ रहा है कि इस स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। डेली साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं 400 क्वेश्चंस के साथ 2000 क्वेश्चन साइंस का ऐसा मिल रहा है आपको, यहां से बाहर कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप कर लीजिए। दोस्तों पुष्प के अध्ययन को यानी कि फ्लावर इज नोन एज, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। अब देखिए एंथोलॉजी जो है वो पुष्प के अध्ययन को कहते हैं।
लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है, पैलिनोलॉजी। अब देखिए पैलिनोलॉजी की जब भी बात होती है ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलिनोलॉजी जो है वो धूल यानी कि डस्ट, याद रख लो, ठीक है। आपका डस्ट का जो अध्ययन है यानी कि धूल मिट्टी का जो अध्ययन है, यानी कि जो कण है हवा में जो बिखरे होते हैं, ठीक है, उस स्टडी को क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी, ठीक है, पैलिनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है और बाकी तो ठीक है, ठीक है, क्लियर। एग्रोस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कृषि विज्ञान बिल्कुल सही है, और मस्तिष्क विज्ञान की बात करें तो फेरेनोलॉजी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैलिनोलॉजी समझने वाली थी, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो धूल मिट्टी के कण हैं जो हवा में बिखरे होते हैं उसको जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उस स्टडी को ये कहते हैं पैलिनोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें, तो वेल डन। तो पुष्प के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, संकलन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान होता है। अब देखिए ये बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा वाइड क्वेश्चन आएगा, छूटना नहीं चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है। अगर मैं यहां पर कहूं कि वाटर का पीएच मान कितना है तो बताइए, वाटर का पीएच मान कितना है, 7 है। मिल्क का, दूध का पीएच मान कितना है फिर, तो 6.4 है। ये याद रख लो, वाटर का पीएच मान 7, मिल्क का 6.4। अगर सिरका की बात करें, क्योंकि ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो 3 है। ब्लड की बात करते हैं, अगर ब्लड की बात हो रही है तो इसका पीएच मान 7.4 है, ठीक है। नींबू का जो रस है उसका पीएच मान, इनकी लेमन की बात करेंगे तो उसका जो पीएच मान है वो आपका 2.4 है। ह्यूमन यूरिन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन का जो यूरिन है उसका पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4, ठीक है। यूरिन की बात करेंगे तो इसका पीएच मान 4.8 से लेकर, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, 8.4। और समुद्री जल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना है। सी वाटर की बात करेंगे तो सी वाटर का आपका है 8.5, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, तो मानव रक्त का पीएच मान मैंने आपको क्लियर करवा दिया है 7.4, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हीमोग्लोबिन एक है, बताइए क्या है, बताइए आपके लिए हीमोग्लोबिन क्या है, बताइए जल्दी से। देखिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर प्रोटीन, यानी कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन की कैटेगरी है, ठीक है। ना तो वो कार्बोहाइड्रेट है, ना तो वो मोटापा है, ना तो वो विटामिन है, तो इसलिए प्रोटीन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जितने भी विटामिन रहते हैं, विटामिन बी की बात करें, सी की बात करें, के की बात करें, ई की बात करें, डी की बात करें, ए की बात करें, ये सारे इंपॉर्टेंट है और 1 बाय 1 करके हम सब कुछ ही डिस्कस कर लेंगे। इसके डिसीज भी डिस्कस करेंगे, कौन से विटामिन से क्या रोग होता है और उसकी क्या कमी हो सकती है, किस लिए होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, चिंता मत करो दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। 20 का विटामिन डी जो है वो सबसे तेजी से बनने वाला ये विटामिन है हमारे शरीर में, तेजी से, फास्ट की बात हुई है, बनते तो सभी हैं लेकिन फास्ट, विटामिन डी जो है वो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। हमारी पेशी में निम्नलिखित में से किसके संचय से थकान होती है। अब देखिए हमारी पेशी में किसके संचय से थकान महसूस होती है, लैक्टिक एसिड से, हमारे मसल्स में, पेशी में एक थकान से, ठीक है, थकावट सी महसूस होती है लैक्टिक एसिड से, ठीक है। तो ये याद रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और जो रनिंग वगैरह करते हैं उनको ये सारी चीज़ें क्लियर है कि अगर 3 दिन रनिंग ना करें
और चौथे दिन रनिंग के ऊपर जाए तो हल्की सी एक दिन दर्द रहेगी, लेकिन कंटिन्यू वे में करते रहें तो वो चीज़ ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाती है फिर। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी की बात हुई है अर्थ की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की। और ये टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस हाईलाइटेड और आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा है आपके हिमाचल के एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं सही सुमेलित नहीं है, एनमोमीटर आपको क्लियर है कि हवा की गति ये देखता है, एमीटर विद्युत धारक बिल्कुल सही, लेकिन जो टैकोमीटर है यहां पर इन्होंने प्रेशर डिफरेंस लिखा हुआ है, यानी कि ये नहीं है। दोस्तों टैकोमीटर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट सर्वे करवाता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा जो इंजीनियर वगैरह होते हैं उनके पास एक ऐसा छोटा सा एक यंत्र होता है जिसमें वो क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से पुल बनाना है, इस छोर से बनाना है एक पुल, यहाँ से भी एक पुल स्टार्ट करना है और फिर मिलाना है, तो इस यंत्र की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेसी ऑफ लाइन पॉइंट टू पॉइंट बताता है। बीच में पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, तो उस चीज़ को कैसे मापना है, तो ये टैकोमीटर के द्वारा ही ये चीज़ मापी जाती है, इनकी पॉइंट टू पॉइंट सर्वे। क्लियर? और पायरोमीटर भी आपको क्लियर है कि उच्च तापमान के लिए ये होता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा टैकोमीटर, यानी कि ये करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अल्कोहल पानी के मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अल्कोहल पानी के मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए यहां पर किस प्रक्रिया का, किस विधि का उपयोग किया जाता है, डिस्टिलाइजेशन यानी कि आसवन। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, डिस्टिलाइजेशन यानी कि आसवन का यहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। अब देखिए इंग्लिश सेक्शन आपका यहां पर स्टार्टअप होगा और यहां पर वॉइस आपने देखना है। ठीक है, चेंज द वॉइस 10th +2 ये स्टैंडर्ड की इंग्लिश रहती है। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही बेसिक इंग्लिश पूछ लेंगे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हाई भी आपको जाना पड़ेगा, और इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश के टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट अपनी करते हैं, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट हैं और वर्दी के सपने को साकार करना है। व्हाट्सएप आप कर लेना, 2022 में चैलेंज करता हूं अपने नेम प्लेट की वर्दी आप पहनने वाले हो। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा काम सूर्यास्त से पहले पूरा हो चुका था, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, हमने सूर्यास्त से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो रिपीट नहीं होती है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज, आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर है कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ी हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश की दोबारा से कहीं से कोचिंग लेनी है, बहुत महंगे महंगे कोचिंग सेंटर जाके यूट्यूब पर सर्च करो, मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते हैं, लेकिन जो आपको टेस्ट मिलेंगे वो व्हाट्सएप पे मिलेंगे। द बॉय लॉफ्ड एट द बेगार, अब देखिए यहां पर क्या बात हुई कि लड़का जो है वो भिखारी पर हंसा। ठीक है, लड़का जो है वो भिखारी के ऊपर हंसा। द बेगार वॉज लॉफ्ड एट बाय द बॉय। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, इसका मतलब क्या हुआ, आप समझे कि मेरा मतलब क्या है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
क्या मेरा मतलब आपके द्वारा समझा गया? इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द बॉय हैज रंग द बेल। इंपॉर्टेंट, द बॉय हैज रंग द बेल, लड़के ने घंटी बजा दी है। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, यानी कि लड़के ने घंटी बजाई है। ठीक है, तो छोटे छोटे बेसिक से ये रूल रहते हैं। काइट्स लास्ट ईयर ऑल्सो, अब देखिए क्या बात हुई, पतंग पिछले साल भी क्या हुए थे, वर फ्लोन। काइट्स वर फ्लोन लास्ट ईयर आल्सो, पतंग जो थे वो पिछले साल भी उड़ाए गए थे। ठीक है, तो बेसिक से इंग्लिश रहती है लेकिन मजबूत करनी पड़ेगी और आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग ऐसे हैं, अगर आपके पक्के हैं तो नेम प्लेट की वर्दी आप डालने वाले हैं। लिसन अ नाइस सॉन्ग, लिसन अ नाइस सॉन्ग, यहां पे बात हुई सुनिए अच्छा गाना है। ठीक है, सुनिए अच्छा गाना है, इसका मतलब हो रहा है कि यहां पर क्या बात हो रही है, कंप्लीट करना है थोड़ा सा। लिसन अ नाइस सॉन्ग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इज बीइंग संग। ऑप्शन नंबर डी, इज बीइंग संग। लिसन अ नाइस सॉन्ग इज बीइंग संग, यानी कि सुनिए अच्छा गाना गाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, टेक्स चार्जेस ऑफ अ प्रिजन, डैश टेक्स चार्ज ऑफ अ प्रिजन। क्या बात हो रही है यहां पे कि एक जेल का जो प्रभार लेता है, यानी कि चार्ज लेता है, उसको कहते हैं अ वार्डन। ऑप्शन नंबर डी, अ वार्डन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ही डैश फॉर यू, ही डैश फॉर यू ऑल डे, ही इज स्टिल वेटिंग नाउ। ठीक है, मतलब वो पूरे दिन तुम्हारे लिए अब भी इंतजार कर रहा है। ठीक है, और इसका सही मतलब क्या होगा, हैज वेटेड, यानी कि इंतजार किया, उसने पूरे दिन तुम्हारे लिए इंतजार किया, हैज वेटेड। तो देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो वो निकल के आ रहे हैं, आपको आने भी चाहिए क्योंकि छूटना नहीं है और ना ही छोड़ना है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी मॉक टेस्ट के रूप में, आप इसे लगाइए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द अक्यूज्ड नाउ फ्लैटली डिनाइज हैव एडमिटेड हिज गिल्ट इन हिज फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या बात हुई यहां पर कि आरोपी ने अब साफ इनकार कर दिया है कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ठीक है, उसका ये पहला बयान है, हिज फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि हैविंग एडमिटेड, स्वीकार कर लिया, हैविंग एडमिटेड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे, दे फेल्ट ह्यूमिलेटेड बिकॉज दे रियलाइज्ड दैट दे हैड चीटेड। अब देखिए क्या बात हुई, वे अपमानित महसूस करते थे क्योंकि उन्हें एहसास होता था कि उन्हें धोखा दिया गया। हैड बीन चीटेड यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हैड बीन चीटेड इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आने चाहिए क्योंकि इंग्लिश है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपने टेस्ट लगाने हैं तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें आपकी छूटनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, स्कलरिस। देखिए स्कलरिस क्या होता है, 35 के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। स्कलरिस होता है अपमानजनक, और ये काफी ज्यादा ट्रिब्यून में क्वेश्चंस वर्ड जो वो बार बार हाईलाइट हो रहा है, स्कलरिस अपमानजनक। तो इसका जो एंटोनिमस है वो क्या होगा, डिसेंट, इसका बिल्कुल सही होगा, यानी कि सभ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। डिसेंट आपको याद रखना है, स्कलरिस का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिसेंट। ठीक है, बार बार मैं इसीलिए आपको करवा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंटोनिमस, अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, एम्फेरमरल। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पहले तो मैं आपको ये डिस्कस करवाता हूं, लेकिन पहले आपको वर्ड इसका क्लियर होना चाहिए, यानी कि एमेफेमरल का जो सही आंसर है अल्पकालिक, अल्पायु। ठीक है, एमेफेमरल का सही जो मतलब है वो है अल्पकालिक, यानी कि अल्पायु, यानी कि परमानेंट जो है इसका सही आंसर है स्थाई। ठीक है, देखिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एमेफेमरल, ठीक है। एमेफेमरल का मतलब होता है अल्पकालिक, अल्पायु, ठीक है। और इसका परमानेंट, स्थाई, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। परमानेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, एंटोनिमस ही चल रहे हैं अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है एनोमस। एनोमस क्या होता है? एनोमस का मतलब होता है यहाँ पर विशाल, तो टीनी, छोटा यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं बार बार आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर अगस्त। अब ये अगस्त मंथ वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगस्त का मतलब ये यहाँ पे है प्रतापी, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया? उच्च, समझ, ठीक है। तो ये क्लियर हो रही बात है ये, ठीक है। अगस्त का मतलब यहाँ पर है प्रतापी। डिग्निफाइड इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसका मतलब होता है उच्च और उन्नत, ठीक है। क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपके। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कैनी। देखिए कैनी क्या मतलब होता है? कैनी यानी कि चतुर, तो क्लेवर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सिनोनिमस हमने इसका बनाना है कैनी का, तो क्लेवर इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 40 का सी। सी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखना, निहारना, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जर्व इसका सही आंसर होगा। ध्यान से देखना, निगरानी करना, पालन करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सी का। ऑब्जर्व करना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगी? व्हाट्सएप कर लेना। हिंदी सेक्शन यहाँ पर स्टार्टअप होगा अभी आपका। देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए देवलोक का जो पर्यायवाची शब्द रहता है इसका सही आंसर है 41 का डी। नेक्स्ट यानी कि 41 का डी स्वर्ग, ठीक है। आकर्षण का विलोम शब्द आपने बताना है। आकर्षण का विलोम शब्द यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? बताना है किस तरह से लिखते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि उन्नति। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए जल्दी से, 44 का राइट आंसर होगा सन्यासी। अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अशुद्ध शब्द, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? महिला, अभिनेता महिला का सभी आदर करते हैं। बहन जो गाड़ी में आ रही है, आत्मा शस्त्र से नहीं मरता। गुणवती महिला का सर्वत्र समान होता है। देखिए गुणवती महिला का सर्वत्र समान होता है, ये शुद्ध वाक्य है इनमें से, ठीक है। 45 का यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? 46 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? वर्ण आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे निष्कपट का संधि विच्छेद है, 47 देखना है। निष्कपट का संधि विच्छेद नी प्लस कपट, ठीक है। नी प्लस कपट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे मेहनत करो ताकि सफलता आपके कदम चूमे। वाक्य में ताकि क्या है? ताकि आपने देखना है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाधिकार समुच्चय बोधक, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हिंदी के लिए पूरे के पूरे एमसीक्यूज, बढ़िया से क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ में प्रीवियस बेस्ड ये सारा कुछ चाहिए, व्हाट्सएप आप करें ना। हिंदी का एक भी क्वेश्चन और टेस्ट नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि टेस्ट भी आपको पहली बार इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बातें ये? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे पुत्र को देख माता का चेहरा जो था वो खिल गया, वाक्य में विधेय है। पुत्र को देख माता का चेहरा खिल गया, वाक्य में विधेय है। यहां पर 49 का आपने देखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुत्र को देखकर माता का चेहरा खिल गया, वाक्य में विधेय है। पुत्र को देखकर ये विधेय है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे वाक्यों को तत्काल विषय देकर विचारों को क्रमबद्ध रूप से आयोजित कर प्रभारी रीति से प्रस्तुत करना कहलाता है। देखिए वाक्य को तत्काल विषय देकर विचारों को क्रमबद्ध रूप से आयोजित कर प्रभारी रीति से प्रस्तुत करना कहलाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि आशु भाषण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर ने हिमाचल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। रेखांकित में समास है, बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे अत्यधिक का संधि विच्छेद है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अति प्लस अधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद अति प्लस अधिक। क्लियर?
नेक्स्ट यहां पर देखेंगे पलंग का तत्सम शब्द यहां पर हमने देखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पयंक। दोस्तों पलंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, एसएससी जैसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस अभी पूछ लिया, पलंग का तत्सम शब्द, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पयंक। क्लियर। देशज शब्द यहां पर हमने देखना है दोस्तों, देशज शब्द क्या है यहां पर, 54 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देशज शब्द है यानी कि कमीज, यहां पर हमने देखना है देशज जो शब्द है कमीज, ठीक है। क्लियर हुआ। 54 का ऑप्शन नंबर 54 का सही आंसर होगा देशज शब्द जो दोस्तों कपास है, ठीक है। ये देश में यानी कि निकला हुआ शब्द है ये, ठीक है, कपास इसका सही आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 54 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे चंचल का स्त्रीलिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। 55 का इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंचला। चंचल का स्त्रीलिंग है चंचला। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे गिरी का बहुवचन है, इंपॉर्टेंट है, और आपके हिमाचल के एग्जाम के साथ साथ टॉप 10 मैगजीन्स के में भी क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है। गिरी का बहुवचन है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरी। गिरी का बहुवचन है गिरी, गिरियां, गिरिराज, गिरियो, ये नहीं है, गिरी, ठीक है, बहुवचन में गिरी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे मैथ और रीजनिंग। लाइव क्लासेस चल रही है मैथ और रीजनिंग के लिए, अटेंड करिए सुबह 8 बजे, ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस निकलेंगे। और डाउट सेशन के लिए या फिर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, बेस्ट प्रिपरेशन आपने करनी है, व्हाट्सएप आप कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं 2 सेकंड ट्रिक में आप हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे पेपर में, ठीक है, 2 सेकंड में। बस छोटी से इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन कॉपी पेंसिल लीजिए, सॉल्व करिए, और मैं आपको डायरेक्ट यहां पर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस के लिए आप डेली लाइव क्लासेस चेकआउट करिए, वहां पर आपको सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशन करनी है देन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 57 का राइट आंसर होगा, यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगा क्योंकि आपने कॉपी पेंसिल में सॉल्व करना है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 58 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, जल्दी से देखना है। 58 का राइट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, साथ साथ में सॉल्व करना है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। 59 का देखना है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, 59 का लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके सामने रहे ऑप्शंस, ठीक है। 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 60 का, ठीक है, 60 का राइट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 61 का क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। 61 का राइट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 62 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 63 का राइट आंसर, क्वेश्चंस देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 63 का राइट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशंस के लिए डेली क्लासेस लगाइए, मोर इंफॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 64 का राइट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 65 का, 65 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 66 का, 66 का राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। 67 का, 67 का राइट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 68 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 69 का राइट आंसर क्या होगा, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 का राइट आंसर यहां पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 71 का, कॉपी पेंसिल लीजिए साथ में क्योंकि सोल्व आपने करने हैं, और डाउट्स है तो व्हाट्सएप कर लीजिए। 71 का यहां पर देखेंगे दोस्तों, 71 का राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 2 सेकंड में निकलते हैं सारे आंसर। 70, अगर आपको भी ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कर लेना, ठीक है। 72 का राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 73 का क्वेश्चन देख लीजिए, 73 का राइट आंसर यहां पर होगा
ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। 74 का राइट आंसर यहां पर होगा 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75 का राइट आंसर क्या होगा? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 76 का राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 77 का। 77 का राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 78 का। 79 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और 80 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा? 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर होगा ए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये पूरी की पूरी डिटेल देख लीजिए पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा पुलिस कांस्टेबल के कोर्स में। फुल एडिशन, मॉक पेपर, लेंथ पेपर, ग्राफ टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, चेक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, कॉल स्पॉट, स्टूडेंट हेल्पलाइन फ्री है। ठीक है, व्हाट्सएप आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अगर आपको एनरोलमेंट लेनी है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप कर लीजिए। वर्दी का जो सपना है, जो नेम प्लेट का आपका, वो पूरा हो जाएगा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।